नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने भविष्य के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर, और शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम बाल विकास के नियम या बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। और चूँकि हम पिछले वीडियोज़ में देख रहे हैं कि बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास के 5 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें से पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा था विकास क्रम का सिद्धांत, तीसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत, फिर हमने देखा था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, और अंतिम 5वां सिद्धांत हमने देखा था विकास की दिशा का सिद्धांत। और इस विकास की दिशा में हमने 3 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें से पहला था मस्तकाधोमुखी विकास की, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैरों की ओर चलती है, मस्तक से अधोमुखी चलती है। दूसरा हमने सिद्धांत देखा था निकट से दूर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर, कि विकास जो है वो केंद्रीय स्नायु मंडल से शुरू होकर और सिरों की ओर चलता है। और तीसरा हमने सिद्धांत देखा था वर्तुलाकार सिद्धांत, या जिसे हम चक्राकार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज हम अगले सिद्धांत, छठे सिद्धांत की ओर चलते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है मित्रों, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि हम इन सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये प्रश्न पिछली बार रीट में भी आया हुआ है कि निम्न में से विकास का क्रम कैसा रहता है। तो विकास का क्रम कैसा रहता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है। अब हम ये समझें कि सामान्य और विशिष्ट क्या होता है। देखिए मित्रों, यदि हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो हमारा शरीर, पूरा शरीर जो है वो सामान्य है, और इस शरीर के जो अंग हैं वो विशिष्ट हैं। और अगर हम अंगों की बात करें तो जैसे ये हाथ है हमारा, तो हाथ हमारा विशिष्ट सामान्य है, और इस हाथ की जो अंगुलियां हैं ये क्या हैं? ये विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट जो होगा, विकास की जो प्रक्रिया होगी वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। देखिए कैसे, जब हम किसी बालक को देखते हैं तो बालक जब छोटा होता है तो वो यदि किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो आप देखेंगे कि वो वस्तु को पकड़ने में अपने पूरे शरीर को हिला देता है। उस वस्तु को पकड़ने में उसका पूरा शरीर कार्य करता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो पूरा शरीर ना हिलकर केवल उसका हाथ हिलना प्रारंभ हो जाता है, और वो पूरे हाथ को हिलाना प्रारंभ कर देता है। और फिर कुछ समय पश्चात वो केवल अंगुलियों के माध्यम से उसको पकड़ने का प्रयास कर लेता है या उसको पकड़ लेता है। तो ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, पहले पूरा शरीर हिल रहा था, फिर हाथ हिल रहा था, और अब केवल अंगुलियों से वो हम किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, हमें पूरे शरीर को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो विकास का क्रम है ये कैसा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। अगर आप बालक के रोने की स्थिति को देखते हैं तो बालक, नवजात शिशु जब रोता है तो रोते समय उसका पूरा शरीर जो होता है वो, उसके शरीर से ये महसूस होता है कि जैसे पूरा शरीर रो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है, वो जो रोने की प्रक्रिया है उसके वाक् यंत्रों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो रोने की प्रक्रिया उसके वाक् यंत्रों तक आ जाती है और केवल उसकी आंखों तक आ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। तो ये सिद्धांत था जिसे हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत।
चलिए अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। देखिए, हम बार बार ये बात तो करते हैं कि विकास जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास होते रहते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो विकास की जो प्रक्रिया है इसकी गति में अंतर आता रहता है। शैशवावस्था में बालक का विकास जो होगा वो अत्यंत तीव्र गति से होगा। बालक का मानसिक विकास भी तीव्र होगा, बालक का शारीरिक विकास भी अत्यंत तीव्र गति से होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो प्रथम 6 वर्ष के अंदर जो बालक का विकास हो जाता है, वो विकास, अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में केवल बालक के अगर शारीरिक वृद्धि वो केवल 2 से 3 इंच बढ़ पाती है। बालक का जो शारीरिक विकास है वो अत्यंत धीमा हो जाता है। और जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पुनः तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो विकास की गति है इसके अंदर अंतर आता रहता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता चला जाएगा, बालक की विकास की गति में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। और अगर हम ये देखें कि प्रथम 6 वर्षों में शैशवावस्था में बालक का जो विकास होता है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दोनों मिलाकर 12 वर्ष का जो काल है उससे भी तीव्र होता है। तो बालक की जो विकास की गति है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। उस विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये किसी भी अवस्था में एक समान नहीं रहती। अगर केवल शैशवावस्था की बात करें तो पूर्व शैशवावस्था में बालक का विकास अधिक तीव्र गति से होता है, उत्तर शैशवावस्था में बालक का विकास जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहां पर अगर हम एक अवस्था की बात करें तो एक अवस्था में भी बालक का विकास जो होगा वो उसके अंदर अंतर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए डगलस ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। केवल अवस्थाओं में नहीं, विभिन्न व्यक्तियों में भी विकास की गति में अंतर पाया जाता है। ये हमने पहले एक सिद्धांत देखा, उसमें भी हमने देखा था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, और उसमें भी ये बात हम कह रहे थे कि 2 बालकों का विकास जो होगा वो समान गति से नहीं होता है, उनके विकास के गति में परिवर्तन होता है, उसके एक विकास की गति में अंतर होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि विकास की जो गति होती है वो सदैव एक समान नहीं चलती है, उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये हमारा था नियम विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध, किसका संबंध? परस्पर विकास का संबंध। क्योंकि हमारा जो विकास है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि विकास के विभिन्न आयाम हैं। कौन कौन से आयाम हैं? हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, हम मानसिक विकास की बात करते हैं, हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, हम सामाजिक विकास की बात करते हैं। तो ये जो विकास के विभिन्न आयाम हैं ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो वो बालक अन्य बालकों की अपेक्षा हर दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। और हम देखते हैं कि कई जो बालक होते हैं वो शैशवावस्था में उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उसकी बौद्धिक विकास की गति जो होती है वो अत्यंत धीमी होती है, तो बालक का अन्य विकास जो होंगे वो भी उससे प्रभावित होते हैं। शारीरिक विकास की अगर बात करें तो शारीरिक विकास से भी बालक के मानसिक विकास, बालक के बौद्धिक, बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का सामाजिक विकास, अन्य जो विकास होते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि बालक के जो विकास के विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, ये सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा इन आयामों में होने वाला विकास अन्य आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर ये जो विकास है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं।
अगला सिद्धांत है विकास के भविष्य का सिद्धांत। इसको हम भविष्यवाणी का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए, विकास का जब हम बात करते हैं कि विकास का एक निश्चित क्रम है और उस क्रम के अनुसार हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि विकास अब ये हुआ है तो आगे ये होगा। अगर अभी बालक के ये जो दूधिया दांत आने प्रारंभ हुए हैं, अस्थायी दांत आने प्रारंभ हुए हैं, ये अस्थायी दांत अब बालक जब 4-5 वर्ष का हो जाएगा तो ये टूटने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद में बालक के स्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाएंगे। बालक जिस गति से बढ़ रहा है, हम उस गति को के आधार पर यह कह सकते हैं कि इस बालक की लंबाई अधिक होगी, इस बालक का चेहरा ऐसा होगा। जो हम बालक के विकास को देखकर उसके संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का विकास कैसा होगा। अगर हम मानसिक विकास की बात करें, अगर हम संवेगात्मक विकास की बात करें, तो बालक की क्रियाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर सामाजिकता की भावना ज़्यादा है, बालक आगे चल के सामाजिक बनेगा। बालक इस कार्य में ज़्यादा रुचि लेता है, इसलिए बालक का विकास इन क्रियाओं की तरफ ज़्यादा होगा। तो हम बालक के विकास को देखते हुए उसके ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्पनाएं कर सकते हैं। हो सकता है वो परिकल्पनाएं गलत भी हों, लेकिन वो परिकल्पनाएं सही भी होती हैं। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सिद्धांत मानता है। ठीक है, तो चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जन का मतलब क्या होता है? परिमार्जन का मतलब होता है उसके अंदर शुद्धिकरण करना, उसका उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको और अच्छा करना, परिमार्जन। तो यह नियम क्या कहता है कि विकास के अंदर यदि बालक चाहे तो उसके अंदर परिमार्जन कर सकता है, उसके अंदर सुधार कर सकता है। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से दुर्बल है तो यदि उसको हम नित्य व्यायाम करवाएं, नित्य वो बालक जिम जाना प्रारंभ कर देवे, तो हो सकता है वो बालक शारीरिक रूप से उसकी जो दुर्बलता है वो धीरे धीरे कम हो जाए और वो बालक सुदृढ़ होना प्रारंभ हो जाए, वो बालक सबल होना प्रारंभ हो जाए। यदि कोई बालक किसी भी क्रिया में कमजोर है, यदि हम उस क्रिया का बार बार बालक को अभ्यास करवाएं तो बालक उस क्रिया में पारंगत हो सकता है। यह तो अधिगम का नियम भी कहता है। तो ये जो विकास की जो क्रिया है, इस विकास को हम अर्जित भी कर सकते हैं। हालांकि विकास वंशानुक्रम के द्वारा भी संपादित होता है। विकास के 2 आयाम हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम के द्वारा तो होता ही होता है, लेकिन हम उस विकास को अर्जित भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बालक जो होते हैं, बहुत सारे परिवारों के अंदर यह कहा जाता है कि पैरों में हमेशा शूज पहन के रखने चाहिए, जूते पहन के रखने चाहिए, जिससे कि पैरों की आगे की जो आकृति है वो शेप में रहे, वो एक आकार में रहे। अगर आप लगातार पाँव में जूता नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उसकी आगे का आकार जो होगा वो चौड़ा हो जाएगा। तो लोग अपने पाँवों के आकार को बनाए रखने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, वो उसको किसी चीज में बांधते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शूज में बांधते हैं, जूते में बांधते हैं। तो ये वो क्या कर रहे हैं, वो विकास की क्रिया को परिमार्जित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से ढालने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग अपने दांतों में रिंग लगवाते हैं, किस लिए कि वो जो उसका जो विकास टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उस विकास को एक सही क्रम में लाया जा सके। तो ये जो विकास की जो गति है उसको हम परिमार्जित कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये कुल 10 सिद्धांत थे जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब हम अगले वीडियो में अवस्थाओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो हमारे अवस्थाओं से संबंधित होगा। अवस्थाओं में हम सबसे पहले शैशवावस्था,
फिर शैशवावस्था के अंदर जो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उन आयामों पर चर्चा करेंगे कि शारीरिक विकास के अंदर बालक क्या क्या करता है, मानसिक विकास के अंदर बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक या सामाजिक विकास बालक का किस प्रकार होता है। उन सभी आयामों पर चर्चा करते हुए हम विस्तृत ढंग से इस टॉपिक को करेंगे, जिससे कि किसी भी परीक्षा में, चाहे आप सेकंड ग्रेड दें, चाहे आप रीट दें या फर्स्ट ग्रेड दें, किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक में आप कहीं पर भी पीछे ना रहें, ये मेरा मानना है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें। धन्यवाद।